अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। भाइयों, आज 9 नवंबर हिंदुस्तान की तारीख़ में अहम एक दिन हो गया है। जैसे जनवरी 30 तारीख योम शहीद, जिस दिन हमारे प्यारे महात्मा गांधी वो एक आरएसएस मुजरिम गोडसे नामक एक मुजरिम से शहीद हो गया था। इसी तरह 6 दिसंबर उस दिन हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी का शहादत के बाद दूसरा टेरर अटैक हुआ। वो बाबरी मस्जिद का शहीद था। आरएसएस और बीजेपी मुजरिमों के हाथ से बाबरी मस्जिद कत्ल हुआ है। वो भी हमारे तारीख में बहुत अहम एक दिन है। इसी तरह आज 9 नवंबर एक इम्पोर्टेंट डेट हो गया है, दिन हो गया है। असल में बाबरी मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद को अपनी तारीख, अपनी कहानी खुद बोलने का तौक़त है तो बहुत हमसे बोल सकता है। 1949 में वो मस्जिद के अंदर एक मूर्ति को ये लोग लाके गया, उधर स्थापित किया। वो भी गैर कानूनी एक एक्टिविटी था। उस वक्त उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा एक ऑर्डर दिया, वो मूर्ति को उधर से सरयू नदी में फेंक दो, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और इसके बाद 80s में शिलान्यास हुआ। शिलान्यास का ताल्लुक सारे हिंदुस्तान में इधर उधर बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। और एक रथ यात्रा, उस जमाने का बीजेपी अध्यक्ष का लीडरशिप में एक रथ यात्रा हुआ। और रथ यात्रा के साथ साथ हजारों लोगों का हत्या भी हुआ था। इतना वायलेंट एक रथ यात्रा था वो। आखिर में 92 दिसंबर 6 तारीख जितना अश्योरेंस मिले थे गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए थे, वो पूरा ऑर्डर, पूरा एश्योरेंस को तोड़ के ये मुजरिम लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। सिर्फ वो भी नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे शहरों में, गांवों में वो नाम पे रायोट्स हुआ, फसादत हुआ। उसमें भी मासूम मुसलमानों को बहुत हत्या हुआ था। ये पूरे जुल्म हमारे देश में आरएसएस और बीजेपी के प्लानिंग से हुए थे। हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी इस जुल्म का विक्टिम्स थे। उनको अपना मस्जिद वो नुकसान हो गया। कम्युनिटी के बहुत सारे मर्द, औरत और बच्चों का जान चला गया। बहुत सारे ख़वातीनों को, लड़कियों का इज्जत लूटे गए थे। और दुकान, कारोबार, मकान सारे लूटे गए थे। बहुत एक टेरर जैसे सिचुएशन था वो। लेकिन इतने पूरे सारे होने के बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी एक वायलेंस का, एक शिद्दत का रास्ता अपनाया नहीं था। वो हमेशा कानूनी और जमहूरी सॉल्यूशंस के लिए कोशिश करने के लिए पहले से फैसला लिया था। उसी रास्ता में वो लड़े थे। हरगिज वो अलग गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया। लेकिन उस वक्त हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर एक वायदा दिया। क्या वायदा? बाबरी मस्जिद वही जमीन पे तामीर करके देंगे बोल के। और हमारे देश के सारे पार्टियां, लीडरान, पूरे लोग ये वादा किया। ये इतना एक जुल्म है,
सारे लोग इनको कंडेम किया, और वो भी पूरे पार्टियां, पूरे सारे लीडर वो एक डिमांड किया, मुस्लिम उम्मत के ऊपर इतना बड़ा एक जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ देना बोल के। मतलब मुस्लिम उम्मत ऐसा सोचा हो कि हमारा गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे पार्टियां, पूरे लोग, चंद ये बीजेपी आरएसएस लीडर छोड़ के बाकी सारे हिंदुस्तान इसी तरह के मूड में था, मुस्लिम का फेवर में था, इंसाफ के लिए वो बात करते थे। लेकिन ये सारे बातें कोई फायदा नहीं उठाया, कोई फायदा नहीं उठाया। अभी देखो एक्सैक्ट ठीक 1 साल पहले, पिछले साल नवंबर 9 तारीख में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर? ये बाबरी मस्जिद जिन जालिमों ने ये तोड़ दिया था, वही जालिमों को देने के लिए ऑर्डर आया है। क्यों? इसमें बहुत बहुत खतरा है, बहुत डेंजरस टर्निंग्स है इसमें। असल में उस दिन हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम मर गया। सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं है, हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का भी मौत हो गया है। मैं पहले से बताया ना, आज का दिन एक अहम दिन है, क्योंकि ये तारीख में ऐसा लिखे हुए है। देखिए, इंडियन जुडिशरी असल में इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी है हमारा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद कंटिन्यूसली, रिपीटेडली इसके ऊपर भी अटैक शुरू किया। सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं है, सिर्फ दूसरा इदारे के ऊपर नहीं है, जुडिशरी के ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ। इसका कि हिंद आपको समझ सकता है। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का एक रेस्पेक्टेड जज भी ओपन कोर्ट में बताया है, हम बहुत प्रेशर में हैं। क्या प्रेशर? इतना पावर है उनके हाथ में, फिर भी क्यों प्रेशर? मतलब क्या है? असल में आरएसएस, वो लोग, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। रायोट्स का, दंगे का, फसाद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। वो लोग एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, तो आरएस का प्रॉब्लम है। इसलिए वो क्या चाहते हैं? इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होना, बल्कि इनका एक एजेंडा है, वो एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ड्यूटी क्या है? हमारा प्यार हिंदुस्तान में एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होना है। वो सिस्टम तोड़ने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहे, कहां को चल रहे, उसके खिलाफ हम एक साथ मिलजुल कर लड़ना है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये बाबरी इश्यू में भी क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में ये क्लियरली बताता है, क्या है? 1528 में उधर बाबरी मस्जिद तामीर करने के वक्त एक टेम्पल, एक मंदिर तोड़ के नहीं हुआ है, ऐसा बोलने के लिए दलील नहीं है। और इसके बाद 1949 में इसमें एक मूर्ति इसमें लगा था, वो असल में क्या है? गैर कानूनी है, एक जुल्म है। और उधर से मुसलमानों को दूर रखा था, वो भी इलीगल है। और इसके बाद 1992 में वो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया, वो भी इलीगल है। सारे गैर कानूनी है, इलीगल है। ये इतना बोलने के बाद हमारा उम्मीद क्या था? सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस और फैक्ट के मुताबिक एक सच्चाई के तहत में एक ऑर्डर आएगा बोल के हम उम्मीद में था। लेकिन ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के आखिर में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ये बाबरी मस्जिद का लैंड, सारे लैंड दूसरों को देना बोल के। इसमें कहा है इंसाफ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना राय एक्सप्रेशन करने का पूरा फ्रीडम है, वो यूज करके मैं बोलता हूं अभी तक बाबरी इश्यू में इंसाफ मिला नहीं है।
वो इंसाफ मिलने के लिए कहाँ जाना, क्या क्या करना, वो सारे काम इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट के जानिब से करेंगे और सारे मुस्लिम उम्मत करेंगे। वो भी नहीं है, इंसाफ कौन कौन चाहते वो पूरा लोग वो इंसाफ के लिए कोशिश करना ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंसाफ मिलेगा जैसे एक इम्प्रेशन बनाने के बाद वो असल में वो मुजरिम लोगों को दिया है। ये चंद साल पहले जो मुजरिम लोग इनके ऊपर जुल्म किया, जो लोग इलीगली कब्जा किए, उन लोगों को हैंड ओवर किया है। इसमें क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इसके साथ साथ हमारा प्रॉपर्टी लॉ है, एविडेंस लॉ है। ये भी क्या हो गया इंडिया में। देखो, ये इश्यू के बाद बहुत सवाल आता है दिल के अंदर। एक मस्जिद, जैसे सुप्रीम कोर्ट खुद बताया है, 400 साल से ज्यादा मुसलमान का ऑक्यूपेशन में है, कस्टडी में है, लेकिन इसके बाद भी वो ऑनरशिप प्रूव करने का एक दलील नहीं है क्या? दूसरा, ऐसा है तो एक टाइटल टू सूट केस में इसी तरह ये प्रायर भी नहीं है, उधर ट्रस्ट बनाने का, मंदिर बनाने का पूरा एक प्रायर भी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा दिया है। ऐसा कर सकता है? मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरा पड़ोसी का घर, मेरा विश्वास क्या है वो मेरा है, नहीं है तो मेरा बाप का है, दादा का है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट में जाके कोर्ट भी बोलते हैं वो एविडेंस नहीं है, एविडेंस के मुताबिक मेरा पड़ोसी का है, लेकिन मेरा विश्वास के वजह से वो मुझे मिलेगा क्या? इसी तरह एक बहुत ताज्जुब का एक ऑर्डर आया। इसमें बोलता हूं, ये हमारा एविडेंस लो, इसी तरह हमारा प्रॉपर्टी लो, एक कोर्ट का एक बहुत साल से सेट हुआ एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के मुताबिक बोलता हूं, इधर इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला है। मतलब हमारा देश का जुडिशियल प्रोसीजर वो बहुत सीरियस एक खतरा में है। ये सिर्फ जुडिशरी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिक्योरिटी मेजर है। जुडिशरी हमारा सिस्टम, हमारा रिपब्लिक का, इंडियन रिपब्लिक का मौजूदगी का ऊपर एक बहुत खतरा हुआ है। ये सिस्टम है ना, बहुत बड़े बड़े लीडरान ऐसा एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है हमारा हिंदुस्तान का। ये सिस्टम एक मर्तबा पोल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया तो हमारा एक्सिस्टेंस भी बहुत खतरा में हो जाएगा। सबको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद इश्यू में क्या है इंसाफ? सिर्फ मस्जिद है इंसाफ, मस्जिद के बगैर और कुछ भी इंसाफ नहीं है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट के जानिब से मैं ये बोलना चाहता हूं, इंसाफ मिलने तक जमहूरी और कानूनी तौर पे लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। वो अंतिम जस्टिस मिलने तक हमारे ये लड़ाई हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको याद होगा 1992 दिसंबर में वो बहुत दुख का वो वाकया हुआ ना, बाबरी मस्जिद का शहादत हुआ। उस वक्त सारे इंडिया, थोड़ा आरएसएस बीजेपी के लीडरों का छोड़ा, बाकी सारे इंडिया, पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग, हमारा हुक्मरान लोग, एमपीज, एमएल, सारे लोग, पूरा पार्टियन, सब लोग बोलते हैं वो जुल्म है। इसलिए क्या है, और इंडिया में सिर्फ 2 टेरर अटैक हुआ है। एक फर्स्ट अटैक क्या है, महात्मा गांधी जी का शहादत था। सेकंड क्या है, बाबरी मस्जिद का शहादत है। अभी हमारा देश का वो वायदा विड्रॉ किया है क्या? उसे पीछे हट गए क्या? प्राइम मिनिस्टर का वायदा था ना, बाबरी मस्जिद वही जमीन पे तामीर करके देंगे बोल के, मतलब वो वायदा से हम पीछे हट गए। मतलब क्या है, हमारा सिस्टम मुस्लिम कम्युनिटी को धोखा दिया है। एक बहुत बड़ा एक धोखा है वो। असल में ये क्या है, एक मस्जिद का इश्यू भी नहीं है, एक हिंदू मुस्लिम इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, इस हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के दरमियान एक प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ
आरएसएस और बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उन लोगों का एजेंडा क्या है? चंद लोगों के हाथ में पूरा इंडिया का कंट्रोल होना है। ओपनली बोलता हूं, चंद अपर कास्ट लोगों के हाथ में पूरा आना है। जो लोग अभी भी है ना, अभी भी हम नॉर्थ इंडिया से बहुत रिपोर्ट आता है, जो लोग ये लोअर कास्ट लड़कियों को रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उनको कत्ल करते हैं, इसके बाद पूरा दलील वो लूटते हैं और इसके बाद क्या भी करते हैं, उनका मुजरिमों को बचाने के लिए स्ट्रीट पे आते हैं, सड़क पे आते हैं। वो लोग सारे इंडिया को अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश में है। उन लोगों के सामने क्या है रुकावट? इनका फासिस्ट एजेंडा पूरी तरीके में इंप्लीमेंट करने में क्या है रुकावट ये है, हमारे एक बड़ा एक हिस्ट्री है। बहुत सालों से इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे कम्युनिटी के अंदर एक इत्तेहाद है, यूनिटी है। ये यूनिटी है ना, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक इन लोगों के लिए बहुत खतरा है, रुकावट है। इसलिए वो लोग ये हिंदू, मुस्लिम, सिख वो इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इधर मजहब के बेसिस में तफरीकत बनाने के लिए कोशिश में है। वो तफरीकत बनाने के लिए असल में मस्जिद के अंदर है राम जन्मभूमि की ये बोलना शुरू किया है। आप उधर या अयोध्या में जाइए, अयोध्या में देखिए, उधर बहुत सारे मंदिरन है उधर। वो मंदिर, इसमें बहुत मंदिर के लोग बोलेंगे वो मंदिर है असल में राम जन्मभूमि बोल के। लेकिन ये लोग क्यों वो सारे मंदिरों को छोड़ के उधर दलील के साथ वो लोग बोलेंगे राम जन्मभूमि ये है वो है बोल के, लेकिन ये पूरा छोड़ के एक मस्जिद के अंदर ही राम जन्मभूमि ये क्यों बोलना शुरू किया? ये लोग क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीकत बनाना, लड़ाई करवाना, इनका एक एजेंडा है, वो पर्पसफुल है। ये हिंदुस्तान को, नागरिकों को अलग अलग करके आपस में लड़ाई करवा के इनके दरमियान क्या है? अपना पावर मिलना, और कुछ नहीं है। ये असल में ये लोगों के बारे में, ये फासिस्ट लोगों के बारे में हमारे पुराने लीडरान लोग, जो लोग ब्रिटिश लोगों से बचा के हमारा देश को एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया, रिपब्लिक बनाया, वो राष्ट्र शिल्पी लोग, उन लोग इनके बारे में अवेयर थे, उनको अच्छी तरह जानकारी थे, इसलिए इन लोगों को पावर से बहुत दूर रखा। लेकिन दुख के बात यह है, अफसोस के बात यह है, अभी के आजकल के लोग, लीडरान लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है। इनके बारे में इसका कितना खतरनाक है ये फाशिज्म, इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जान पूछ कर वो लापरवाह करके आगे जा रहे। देखिए इधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन वो शुरू किया, उस दिन से हमारा देशवासियों के ये बोलते रहते हैं, अभी हमारा हिंदुस्तान का एक सबसे खतरनाक दुश्मन है फाशिज्म। ये हमारे देश के लिए नहीं है, हमारा डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये हमारा देश को तोड़ने के लिए एजेंडा। वो हमारा गवर्नमेंट का हर हिस्सों को, पूरा दायरों को वो कब्जा करके रखा है। हर जगह इनका एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए इनके लोगों को रखा है। ये फाशिस्ट लोगों का और एक टारगेट है जुडिशरी। वो बहुत सीरियसली बोलता हूं, बहुत सीरियसली पॉपुलर फ्रंट बोलता हूं, ये जुडिशरी हिंदुस्तान में आवाम का सिर्फ एक उम्मीद बाकी है, हमारा जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा बोल के। अभी भी उम्मीद है, लेकिन ये लोग वो भी बर्बाद करने का कोशिश में है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट सारे हिंदुस्तान के हमारे भाई बहनों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रखने के लिए हम मिलजुल कर इकट्ठा होकर काम करना है, जमहूरी तौर पर लड़ाई करना है। ये हमारा देश का एक्सिस्टेंस के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए आज का ये दिन मायूस होने के लिए एक दिन नहीं है, हम और कमजोर होने का एक दिन नहीं है। क्यों? ये पूरा हम याद दिलाता है, सारे हिंदुस्तान में जितना लोग हैं, अपना मजहब, पॉलिटिकल एफिलिएशन पूरा छोड़ के हमारा देश के लिए इकट्ठा होने का वक्त हो गया है।
हमारा देश के लिए को बचाने के लिए वक्त आ गया है। हमारा एग्जीक्यूटिव को, हमारा असेंबली लेजिस्लेचर को, हमारा जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट प्रेस, जर्नलिज्म को, हम प्रेस फील्ड को, फोर्थ एस्टेट को भी हम बचाना है। ये बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सारे लोग इकट्ठा होकर काम करना, इसके लिए ये काम में पॉपुलर फ्रंट हमेशा सामने ही रहेंगे। प्यारे भाइयों, ये लोग है ना, ये आरएसएस का लोग, ये फासिस्ट के लोग, उनके लिए डिसेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। वो डरते हैं और सवाल पूछना भी इनके लिए पसंद नहीं है, बहुत डरते हैं। देखिए ना, ये पार्लियामेंट सेशन भी बगैर क्वेश्चन सेशन वो किया था। और मुसलमान, दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, ये बैकवर्ड लोग, वो एजुकेशन मिलना और डेवलप होना, वो भी वो डरते हैं। नागरिकों के अंदर क्या भी अवेयरनेस आता है, बेदारी आता है, इसके बारे में वो डरते हैं। वो क्या चाहते हैं? ये पुराने जमाने का एक सिस्टम, वो सिस्टम लाना चाहते हैं। लोग पूरा उनके पैर के नीचे बगैर कुछ सवाल उनको इताअत करने जैसा एक वतन वो चाहते हैं। हम इनको ऐसा, ये हमारा वतन को, हमारा मुल्क को बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ना है। इस सिचुएशन में हम क्या करना है? ये लोग हमारा सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करके सारे बर्बाद करने के लिए कोशिश करने के बाद हम हमारे देश को बचाने के लिए हर तरीके में कोशिश करना है, इकट्ठा होना है। अभी देखो, ये फासिस्ट लोग मुसलमान के लिए आए हैं और उनके खिलाफ जो लोग आवाज उठाए, उनके खिलाफ भी आया है। भाइयों बहनों, हम इकट्ठा होना है। हर इंसान के दरवाजे पे आके वो बुलाएंगे हमें। ये ब्राह्मण और गाय छोड़ के बाकी सारे इंसानों को पकड़ने के लिए आएंगे। इससे पहले हम लोग इकट्ठा होना है। ये खतरा से हमारा देश को बचाने के लिए हम कोशिश करना है, आगे आना है। और ये दिन 9 तारीख नवंबर असल में हमारा इंसाफ का कत्ल हुआ है, लेकिन वो इंसाफ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया वो सही तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरे लोग बाकी पूरा डिफरेंसेस साइड में रखे आगे आना है। पॉपुलर फ्रंट के तरफ से और एक मर्तबा मुबारकबाद व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।